आदाब, नमस्कार। आज हम टेंशन चौक पर फिर हाजिर हैं एक नई पेशकश लेकर। टेंशन चौक पर आपको हर टेंशन का इलाज मिलेगा, लेकिन कुछ मर्ज ऐसे भी हैं जो अब तक लाइलाज हैं। हमारे साथ आज फिर से स्कॉलर और पॉलिटिकल थिंकर ताजदार नकवी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो सांप्रदायिकता का एक जिन है, जिसने पूरी दुनिया में इंसानियत को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना और किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। आज हम उसी जिन के बारे में बात करेंगे। ताजदार नकवी साहब, बहुत आपका इस्तकबाल, नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार, आदाब। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन जो है कहाँ से आया और ये किसने पैदा किया? देखिए, जब आप जिन की बात करेंगे तो आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा जिसके पास का चिराग है। अब आप ये पूछिए कि इस चिराग को घिसा किसने और उससे जिन निकल के आया कैसे और उसका मकसद क्या है। तो आप चिराग वाले को ढूंढिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये ताकतें जो हैं इस जिन को बार बार क्यों निकालती हैं। यानी जिन ताकतों ने इस जिन को बाहर निकाला वो उस जिन से ज्यादा खतरनाक। खतरनाक भी हैं, ताकतवर भी हैं। अच्छा, अगर जिन ताकतवर है तो जो जिन का मालिक है वो भी ताकतवर हुआ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये किस तरह की बैर उस जिन ने पैदा कर दी है आपस में? देखिए, देहाती में जो है एक फल है, हो सकता है हमारे ऑडियंस भी जानते हो, बेर। देखिए, बेर खाइए, बेहतरीन जायका होता है, लेकिन बैर ना करिए, जायका ख़राब हो जाता है। तो ये जो मज़हब का जो जायका बिगाड़ने वाले लोग हैं ना, इनको पहचानिए कि ये बार बार मज़हब को लाकर अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा मकसद पूरा करते हैं, और उसमें बेचारे जो सीधे साधे हैं, जो मज़हब के ऊपर जान देने को तैयार रहते हैं, वो उसका ईंधन बन जाते हैं। तो होशियारी की ज़रूरत है। उस जिन ने आज अपनी तादाद, यानी अपने फॉलोअर्स की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि हर मुल्क में, हर समाज में, यहाँ तक कि हर खानदान में ये जिन मौजूद हैं, इनके शागिर्द मौजूद हैं। और उस जिन ने ये फीलिंग पैदा की हर धर्म के लोगों में कि भाई साहब तुम्हारा धर्म खतरे में है। वो एक धर्म कह रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है, वो कह रहा है हमारा धर्म खतरे में है। तो ये क्या क्या है? और नैरेटिव सर देश में बिल्ड किया जा रहा है, और वो नैरेटिव ये है कि हिंदुत्व खतरे में है, उसको हाँ बचाने अरे के भाई, लिए। ये तो अभी नया नया खतरे में आया है। इस्लाम तो बहुत बरसों से खतरे में है। आपको मालूम नहीं इस्लाम कितने बरसों से खतरे में, परमानेंटली खतरे में था। ये तो अभी अभी खतरे में आया है, अभी 2-3 साल हुए ना खतरे में आए। ये खतरा बढ़ेगा घटेगा लोगों के समर्थन से, या आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? मैं एक ही बात जानता हूं कि हिंदुस्तानी अपने को तबाह नहीं कर सकता, अपने देश को तबाह नहीं कर सकता। वही करेगा जो इस देश के लिए अच्छा है। देखिए, ये एक दिमागी बीमारी है कि इस्लाम ख़तरे में है, हिंदुत्व ख़तरे में है, ईसाइयत ख़तरे में है। जो ख़तरा है ना, ये दिमाग में एक छवि जो है, जो इमेज क्रिएट की जाती है, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वो ज़मीन पे नहीं होती है। ना इस्लाम ख़तरे में है, ना हिंदुत्व ख़तरे में है, और ना ईसाइयत ख़तरे में है। ये आदमी और आदमी की जो इच्छाएं हैं, जो उसकी एस्पिरेशंस हैं, अपने आप से उम्मीद, अगर उसको वो ख़तरे में लगती हैं, तब वो इन बातों को शामिल करता है और उससे अपने अंदर के डर को दूर करने के लिए समाज में और मुआशरे, सोसाइटी में उस डर को फैलाता है। ये सांप्रदायिक ताकतें जो हैं, ये उस जिन के जरिए से, उस सांप्रदायिकता के जरिए से हर मजहब के लोगों को ये बताती हैं कि भाई तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम्हारे मजहब के लोग खतरे में हैं।
और मजहब का गलत इंटरप्रिटेशन करके मजहब के लोगों को ये बताया जाता है, देखिए, और जो असली सिद्धांत है मजहब के वो नहीं बताया जाता, जो खूबसूरती है मजहब की उससे दूर रखा जाता है। देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन रीजनिंग की, तो ह्यूमन रीजनिंग अपने आप में खुद इतनी एक स्ट्रॉन्ग टूल है इंसान के पास कि अगर वो उस पर गहन चिंतन करे, कंटम्पलेट करे, तो वो कभी भी इस तरह के बहकावों में आने से पहले खुद उसको रीज़न के मीज़ान पे रख कर तौले कि जो बात हमको बताई जा रही है, जो उसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, और वो जो डिवाइन इंटरप्रिटेशन है वो उससे कितना मेल खाता है और उससे कितना डिसिमिलर है, मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर वेस्ट में एक 18th सेंचुरी में एक थ्योरी चली बहुत ज़्यादा, उससे उसको इनलाइटनमेंट कहा गया और रिकॉनेसेंस कहा गया, कि वहाँ पर ह्यूमन को ये अथॉरिटी हो गई कि वो अब हर गलत चीज़ों पर क्वेश्चन करने लगा। तो मैं इसी ह्यूमन रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ह्यूमन रीजनिंग से चलने लगे तो जो मिस इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, खास करके इन्होंने जिस तरह से रिलीजन को यूज करके अपना फायदा उठाया है, तो इन पार्टीज के बारे में आप क्या कहेंगे? आसान है रिलीजन से अपील करना, रिलीजनिस्ट हो के अपील करना, ये आसान है। घर से बैठकर बहुत कम समय में कोई भी जो आजकल का पॉलिटिकल फैशन है वो उसमें निकलकर नेता बन सकता है ना। तो ये नेता बनने की जो होड़ और रेस है, इसमें किसी धर्म विशेष को शामिल करके लोगों से अपील करना और जनता के भीड़ में आखिरी सतह तक, आखिरी आदमी तक अपनी बात को पहुंचाना आसान है, धर्मगुरुओं का सहारा क्योंकि धर्म अपील करता है। कुछ धर्मगुरुओं का सहारा लेकर पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों को बहकाती हैं जो बेचारे नहीं जानते असलियत क्या है। उनको धर्मगुरु ना कहा जाए तो बेहतर होगा। अगर कोई भी धर्मगुरु किसी राजनेता के लिए अपील करे तो वो राजगुरु तो हो सकता है, धर्मगुरु नहीं हो सकता, उसको उस कैटेगरी से बाहर रखा जाए तो बेहतर होगा। अब आप हिंदुस्तान में देखिए, इस कदर नफरत फैल गई है, यानी ज़मीनी स्तर पे देखिए, यहाँ तक कि अब ये हाल हो गया है इस पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दवा ढूंढी जा रही है, उसकी वैक्सीन तलाश की जा रही है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में बदकिस्मती है कि यहाँ पे साहब कोरोना वायरस का मज़ा ढूंढा जा रहा है। देखिए पर्टिकुलरली आपने हिंदुस्तान की बात की, तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा विश्व में, पूरी दुनिया में इसको सॉफ्ट पावर कहा गया। ये एक ग्लोबल डोमिनेटिंग प्लेयर बन के निकला, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इसका नाम होने लगा, G4, G7, G20 जैसे क्लब्स में ये शामिल होने लगा, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे ये बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करने लगा और अपनी लीडरशिप रोल को आगे बढ़कर लेने लगा। लेकिन तब तक ये जिन सो रहा था, अचानक इस जिन को जगाया गया और उस चराग को घिसकर इस जिन को निकाला गया। और अभी जो राइज हुआ है द डेविल ऑफ कम्युनल फोर्सेस में, जो आपका टाइटल भी है, तो ये राइज इसीलिए हुआ है कि जानबूझकर इस सोते हुए जिन को उठाया गया, इसको खिलाया पिलाया गया, ताकतवर किया गया, ताकि ये समाज में फिर आकर उन्माद फैलाए और फिर हमको प्रोग्रेस की पटरी से उतार कर दोबारा अंधकार में ले जाए। अच्छा, इसमें मीडिया भी शामिल है, खास करके आप देखिए कि मीडिया डिबेट्स देखिए आप, कुछ धर्मगुरुओं को बैठा दिया गया, तथाकथित धर्मगुरु, कुछ दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं को बैठा दिया गया, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट को बैठा दिया गया और एक कम्युनल बहस होने लगी। बोलिए अब देश में शरिया चाहते हैं, एक सेक्युलर देश में, बोलिए अब सेक्युलर देश में शरिया चाहते हैं, बोलिए हम सेक्युलर देश में शरिया चाहते हैं, कहिए हम शरिया चाहते हैं। राइट्स ऑफ वुमेन डोंट मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मैटर, डेमोक्रेसी डज नॉट मैटर। यानी ये देखिए कि इस मीडिया के जरिए से समाज के निचले तबके तक ये असर पहुंचा है कि आज हिंदुस्तान में सब्जी वालों तक से आई कार्ड मांगे जा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, और एक धर्म विशेष को
टारगेट किया? जो सब्जी वालों से आईडी कार्ड मांग रहे हैं और जो धर्म को बीच में लाकर किसी कम्युनिटी का एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो कोरोना है वो वायरस है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन जो दिमाग में धर्म का वायरस है, जो एक दिमागी गंदगी है हमारी, जो हमारे दिमाग में अंधकार है, और मैं बता दूं बहुत कम लोगों में है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उनका असर बहुत ज्यादा है। ये आप देखिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब जो सेकुलर ताकतें हैं या डेमोक्रेटिक या लिबरल ताकतें हैं, जब वो सेल्फिश हो जाती हैं और छोटे छोटे दलों में, घटक दलों में डिवाइड हो जाती हैं, या अपने सेल्फिशनेस की वजह से रीजनल पॉलिटिक्स में पड़ जाती हैं, या लोकल पार्टी से अलायंस करने लगती हैं, या बिल्कुल निचले स्तर पर चली जाती हैं, तो इस तरह की कम्युनल फोर्सेस का राइज होता रहा है। वो कोई नई बात नहीं है, आप इंडियन हिस्ट्री उठा के देखें तो ये राइज होता रहा है। और इस जिन को दोबारा पकड़ के उसी चिराग में वापस लाना अभी सोसाइटी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और इसमें रोल जो लोग अदा करेंगे वो लोग हैं जो यहाँ इस मुल्क से, यहाँ की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, और सेकुलर हैं, लिबरल कम्युनल भी हों तो अपनी वैल्यूज़ के लिए हों, लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन, उसका जो असर है वो दूसरों पर ना आने दें। हेट एंड फियर फैक्ट्री दोनों तरफ। देखिए ये मेन ईंधन है, ये मेन सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो मेजॉरिटेरियन ऑडियंस है, उसकी जो डिमांड है, आप उस डिमांड में सप्लाई को जो केटर कर रहे हैं, तो उसमें आप एक अपनी लीडरशिप रोल को भी आप एक एक्वायर कर रहे हैं। ये आपका अपना सोचना है, परसेप्शन है। और उसके साथ साथ आप दिन ब दिन आप सांप्रदायिक होते जा रहे हैं, एक्सट्रीम कम्युनिस्ट होते जा रहे हैं। उसी का असर आप देखिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान में लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो भीड़ तंत्र है। अभी महाराष्ट्र में एक साधु की जिस तरह से हत्या हुई है, आप खुद जानते हैं, तो ये किस तरफ मुल्क जा रहा है? देखिए हमारी उन साधुओं से पूरी हमदर्दी है। वो साधु थे और बेगुनाह उनको मारा गया। जो भीड़ तंत्र है और जो अफवाह का बाज़ार है, जिन लोगों ने भी ये किया और जो लोग भी इसके पीछे हैं, वो बहुत जल्द जो है पर्दे के सामने होंगे, आपके और हमारे। लेकिन यहाँ पर सोचने की ये ज़रूरत है कि जब अफवाह का बाज़ार किसी ऑर्गेनाइज तरीके से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए गर्म किया जाए, तो वो अपने अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स को भी ले लेता है कि जिसे वो फोर्सेस कभी नहीं चाहेंगी कि वो उसकी जद में आए। हमने शुरुआत जिन से की, सांप्रदायिकता के जिन से, तो इस जिन से कैसे निपटा जाए, आपसे हम यही सवाल करेंगे। क्या हम लोग को करना चाहिए, क्या मुल्क के नागरिकों को करना चाहिए, या क्या पूरी दुनिया को करना चाहिए? देखिए कम्युनलिज्म जो है अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। अगर आप इस आइडियोलॉजी को अपीस करेंगे या इसको आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो आप डिबेट हार जाएंगे। इससे पहले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट ने 1937 में ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद अपने ब्रिलियंट कैडर्स खो दिए। तो इसको कन्फ्रंट और डिफीट करने की ज़रूरत है, इसको अपीस करने की, मोहब्बत के जरिए से इन चीज़ों को, मास स्ट्रगल लोगों की सतह पर आके, पूरे मुल्क के लोगों की सतह पर आके। तो आते आते आपसे हम यही कहेंगे, कुछ एक लोगों को संदेश दे के जाइए कि प्यार मोहब्बत से रहें, और नफरत के बाजार जो लोग गर्म कर रहे हैं अफवाहों से और झूठी बातें फैलाकर। देखिए इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियस ना करते हुए बस इस नोट पे मैं कंक्लूड करके जा रहा हूँ कि ये टेंशन चौक पर मुझे आपने इनवाइट किया है, तो यहाँ पर आप टेंशन फ्री होकर लोगों को जीने की सलाह दीजिए कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, ये चीज़ें होती रहती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। हवा है, बह रही है, कुछ दिन बाद साफ़ हो जाएगी। जैसे कोरोना ने हवा को साफ़ कर दिया है, वैसे ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो एक सेल्फ रेक्टिफिकेशन प्रोसेस लेके आएगी और इन चीज़ों को फिल्टर कर देगी। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया हमको और हमारे साथ आप जुड़े फिर से।
बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये गुफ्तगू, हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे और अपने सजेशंस और अपनी जो राय है हमारे इस चैनल को लेकर आप हमको बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़े और आगे भी ऐसी वीडियोस हम लेके आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ।